अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बेटा चैप्टर 9 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 9 में बेटा हमने आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। देखिए, जब हम एक सॉल्यूशन को दो सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन बेटा हमारे पास ए है और दूसरा सॉल्यूशन जो है हमारे पास बी है। सॉरी, सपोज हम कर ले कि ये हमारे पास लिक्विड है, तो बेटा हम जब इनको मिक्स करें, ठीक है, दोनों को मिक्स करें तो बेटा एक बड़े बीकर में डालें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो अगर इस सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सेम हो जैसे कि इनकी प्योर स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, तो सॉल्यूशन आपका जो बना है वो क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन अगर सिमिलर हैं तो बेटा आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। दूसरा बेटा समटाइम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ए जो है वो 5 ml लिया है और बी भी आपने 5 ml लिया, इन दोनों को मिक्स किया है, तो बेटा बाज़ औक़ात क्या होता है कि वॉल्यूम या तो कम हो जाता है, ये आ जाए 9.99 आ जाए, या ये ऐसा हो जाए 10.01 हो जाए। ठीक है, वॉल्यूम या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 5 ml आपने ऐड किया 5 ml और रिजल्टेंट जो वॉल्यूम आया वो आपका 10 ml ही बन रहा है, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल होगा। बेटा थर्ड क्या है कि जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करें, इनमें मिक्सिंग से इनकी एंथैल्पी में कोई चेंज ना हो, यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल टू 0 हो, तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है किसी भी सॉल्यूशन के आइडियल होने के लिए वो है बेटा वो राउट्स लॉ जो है उसको ओबे करे। ठीक है, वो राउट्स लॉ को बेटा क्या करे, ओबे करे, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल। सॉल्यूशन आपका क्या होगा, आइडियल। बेटा आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो होना जरूरी है। पहला क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो क्या हो, सेम हो, वॉल्यूम चेंज 0 हो, एंथैल्पी चेंज क्या हो, 0 हो, और वो क्या करे, राउट्स लॉ को क्या करे, ठीक हो गया जी। अब बेटा हमने ये राउट्स लॉ की बात की है, तो बेटा राउट्स लॉ जो है इसको हमने समझना है, इसको हम आज ड्राइव करेंगे और इसकी मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशन जो है वो भी लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। व्हाट इज राउट्स लॉ? बेटा राउट्स लॉ क्या कहता है, इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, कहती है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट above a solution, the vapor pressure of a solvent above a solution is equal to the vapor pressure of pure component बेटा component pure component कौन से, solvent, is equal to the vapor is equal to the product of the vapor pressure of pure component and the mole fraction of solvent। बेटा आपने याद रखना है कि जब भी 1 का वर्ड लिखा होगा न्यूमेरिक्स में 1, तो वो सॉल्वेंट है, 2 लिखा होगा तो वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, आप सब जो है बेटा इसको साथ साथ जो है वो नोट कर ले, जो मैं लिख रहा हूँ पेपर में आ जाए तो आप जो है वो उतना ही लिख देना। ठीक है, पहले तो आपने इसको डिफाइन करना है, उसके बाद बेटा वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट
जो हमारा सॉल्वेंट है और साथ में बेटा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया जी। अब बेटा मैंने मोल फ्रैक्शन आपको बताया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है सारे कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो सॉल्यूशन में बेटा दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा क्या होता है सोल्यूट होता है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट निकालने हैं तो 1 माइनस x2 हम लिख सकते हैं बेटा। ये बेटा x1 को जो है ये क्वेश्चन 1 जो है इधर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो बेटा p जो है वो किसके इक्वल होएगा p नॉट 1 माइनस x2। बेटा p आ गया p नॉट माइनस p नॉट x2 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब बेटा ऐसा करें कि ये वाला जो p नॉट है इसको इस साइड पे ले आइए, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होएगा माइनस होएगा। तो बेटा p माइनस p नॉट इज इक्वल टू माइनस p नॉट x2। इस सारी इक्वेशन को बेटा माइनस के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, मल्टीप्लाई विद माइनस 1। तो बेटा ये आ गया माइनस p, ये वाला प्लस p नॉट इज इक्वल टू p नॉट x2। इसको ऐसे लिख ले कि p नॉट को पहले लिखें और फिर उसको लिखें p नॉट माइनस p इज इक्वल टू p नॉट x2। बेटा ये क्या है चेंज इन प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है चेंज इन प्रेशर है। ये क्या है relative lowering of vapor pressure। ठीक है, वेपर प्रेशर। तो ये क्या है डेल्टा P है, ये P नॉट माइनस P इक्वल। तो बेटा relative lowering of vapor pressure जो है सॉरी बेटा ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉरी बेटा ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट है और साथ में बेटा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जितने ज्यादा होंगे आपका वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से क्या होएगा कम होता जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर भी उतना ही क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर भी आपका उतना ही कम होता जाएगा। अब बेटा आप इसको ये जो P नॉट है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए तो ये बेटा डेल्टा P ओवर P नॉट हो जाएगा इक्वल टू क्या है x2। बेटा ये जो है ये थर्ड फॉर्म है हमारे पास राउट्स लॉ की। ये क्या है डेल्टा P ओवर P नॉट जो है ये हमारे पास होती है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा थर्ड फॉर्म जो है इसकी क्या कहती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बेटा किसके इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी जितने ज्यादा आपके मोल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के ज्यादा होंगे, आपका उसी हिसाब से वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। बेटा इसको समझ लें जरा। देखिए ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें ये हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट है। तो आपने बेटा इसको हीट किया तो वेपर्स जो है वो बनते चले गए और इन्होंने प्रेशर, इनका जो भी प्रेशर हुआ प्योरली इधर हमारे पास सॉल्वेंट्स के जो है वो वेपर्स बनेंगे। अब जब आपने यहाँ पे बेटा थोड़ा सा सोल्यूट को ऐड कर दिया तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करनी है। अब मॉलिक्यूल्स ने बेटा निकल के तो इसी सरफेस से जाना है और इस सरफेस को बेटा हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स। अब अगर मैं सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ा दूंगा तो बेटा कम वेपर्स बनेंगे, अगर मैं सोल्यूट के पार्टिकल्स कम कर दूंगा तो बेटा पार्टिकल्स क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे। तो यही इक्वेशन कह रही है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, सोल्यूट के अगर इसके मॉलिक्यूल कम होंगे तो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कम होगा।
अगर इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा ये भी क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेटा यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बेटा आप बोले कि आप जो है यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दे या टेम्परेचर को कम कर दे तो वेपर्स, नॉर्मली हम क्या करते थे, वेपर्स ज्यादा बनाने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ा देते, कम वेपर्स बनाने के लिए हम टेम्परेचर कम कर देते। लेकिन यहाँ ये स्टेटमेंट आ रही है कि ये वाली जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बेटा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो टेम्परेचर के ऊपर बेटा, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आपने बताना है कि बेटा मोल फ्रैक्शन के इक्वल है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बेटा इक्वल है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है X2 जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी टेम्परेचर जो है उसका जिक्र नहीं, ठीक है, टेम्परेचर नहीं है। तो आप बताओगे कि इस इक्वेशन को देखा जाए मैथमेटिकली, हमने जब इसको लिखा हमें पता चला कि टेम्परेचर के ऊपर जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया जी, ये था बेटा आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो कमेंट में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।